हेलो दोस्तों। इंडिया में क्विक कॉमर्स की रेस अब तीन बड़े प्लेयर्स में लिमिटेड है। ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट और जेप्टो। इनमें से सिर्फ जेप्टो ही ऐसी कंपनी थी जो पब्लिक नहीं हुई थी, पर अब ऐसा नहीं है। जेप्टो ने ऑफिशियली अपने आईपीओ पेपर्स फाइल कर दिए हैं। तो इसका ब्रेकडाउन तो बनता है। यहाँ तक पहुंचने के लिए इंडिया के क्यू कॉमर्स या क्यू कॉम इंडस्ट्री बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीकों से इवॉल्व हुई है। सबसे पहले इंस्टेंट डिलीवरीज का एक्सपेरिमेंट स्विगी ने शुरू किया था, जब ये आइडिया बिल्कुल नया लगता था। फिर 2021 में जब जेप्टो आया तो उन्होंने 10 मिनट डिलीवरी को ही अपना पूरा प्रोडक्ट और ब्रांडिंग बना लिया। लेकिन ब्लिंकिट, जो पहले ग्रोफर्स हुआ करता था, इसने खुद को पूरी तरह री इन्वेंट किया और मार्केट में सबसे आगे निकल गया। तब से कोई भी उनकी इस ग्रोथ को कम नहीं कर पाया है। फाइनेंशियल ईयर 26 के आखिरी क्वार्टर में ब्लिंकिट ने 200 से ज्यादा शहरों के 2243 डार्क स्टोर से लगभग 274 मिलियन ऑर्डर्स प्रोसेस किए। वहीं जेप्टो ने 66 सिटीज के 1139 स्टोर से 210 मिलियन ऑर्डर्स प्रोसेस किए और इंस्टामार्ट ने 112.6 मिलियन ऑर्डर्स संभाले। इसका मतलब है कि टोटल क्यूकॉम ऑर्डर्स में ब्लिंकिट का शेयर लगभग 46%, जेप्टो का 35% और इंस्टामार्ट का लगभग 19% है। ये तीनों जिस मार्केट के लिए लड़ रहे हैं वो लगभग 11 बिलियन डॉलर्स की है, जो अभी भी इंडिया के टोटल ग्रोसरी स्पेंड के 2% से भी कम है। जेप्टो का पूरा बेट इसी बात पर है कि अभी भी ग्रो करने के लिए बहुत जगह बाकी है। आज के इस वीडियो में हम जेप्टो के आईपीओ और इसके बिजनेस को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे, उसके बाद हम कंपनी के ऑपरेशंस और मनी फ्लो को भी समझेंगे। एंड में हम कंपनी के ऑपरेशंस के एक वीकनेस को भी डिस्कस करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए जेप्टो के आईपीओ फाइलिंग के फाइनेंशियल नंबर्स पर नजर डालते हैं। जेप्टो का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 24 में लगभग 4,500 करोड़ रुपीस था, जो फाइनेंशियल ईयर 25 में बढ़कर लगभग 11,000 करोड़ रुपीस और फाइनेंशियल ईयर 26 में लगभग 22,600 करोड़ रुपीस हो गया। दूसरी तरफ कंपनी का लॉस भी बढ़ता ही गया। फाइनेंशियल ईयर 24 के 1,215 करोड़ रुपीस से फाइनेंशियल ईयर 25 में ये 4,700 करोड़ रुपीस और फाइनेंशियल ईयर 26 में 5,905 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। लेकिन इस रेवेन्यू ग्रोथ में एक बड़ा ट्विस्ट है। फाइनेंशियल ईयर 24 से फाइनेंशियल ईयर 25 के बीच जो बड़ा जंप दिख रहा है, उसकी वजह अकाउंटिंग रूल्स में चेंज है। एक्चुअली जनवरी 2025 में जेप्टो ने मार्केट प्लेस मॉडल से हटकर प्रिंसिपल मॉडल अपना लिया। पहले जब आप 500 रुपीज के ग्रोसरीज ऑर्डर करते थे तो कंपनी सिर्फ अपने सर्विस फीस जैसे स्टोरेज और डिलीवरी के 50 रुपीज के आसपास कोई रेवेन्यू मानती थी। पर नए मॉडल के बाद अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक अगर कंपनी का गुड्स पर फिजिकल कंट्रोल है तो उसे पूरे 500 रुपीज को ही रेवेन्यू दिखाना पड़ता है। इसी वजह से सिर्फ रेवेन्यू के बजाय जेप्टो अपने बिजनेस को मेजर करने के लिए नेट रिसीवेबल्स वैल्यू या एनआरवी को यूज करता है। एनआरवी में प्लेटफॉर्म पर आने वाले सारे ऑर्डर्स की एक्चुअल वैल्यू, एडवर्टाइजिंग इनकम और सब्सक्रिप्शन फीस सब कुछ टैक्सेस के साथ इंक्लूड होता है। वहीं ब्लिंकिट नेट ऑर्डर वैल्यू या एनओवी यूज करता है और स्विगी ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू या जीओवी ट्रैक करता है। ये दोनों मेट्रिक्स ऑर्डर्स की वैल्यू को अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं। इसीलिए इन तीनों कंपनीज के बीच सीधा कंपैरिजन करते वक्त सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि इनके स्केल नापने के मेजर्स काफी अलग हैं। चलो अब समझते हैं कि हर डिलीवरी पर पैसे का फ्लो कैसे होता है। जब आप कोई ऑर्डर करते हो तो आप जेप्टो को पूरा पेमेंट करते हो। जेप्टो उसमें से मर्चेंट पार्टनर्स या सप्लायर्स को हिस्सा देता है, जिसके बाद एक नॉर्मल ऑर्डर पर जेप्टो के पास लगभग 72 रुपीज का ग्रॉस मार्जिन बचता है। लेकिन इस 72 रुपीज से ही डिलीवरी का बाकी खर्चा निकालना होता है। लगभग 46 रुपीज डिलीवरी पार्टनर की फीस में चले जाते हैं और करीब 34 रुपीज डार्क स्टोर चलाने में, रेंट, पिकर्स और पैकर्स की सैलरी में खर्च होते हैं। इन दोनों को जोड़ दें तो टोटल 72 रुपीज से ऊपर निकल जाता है। मतलब सिर्फ एक ऑर्डर को घर तक पहुंचाने के बेसिक काम में ही कंपनी लॉस झेलती है। जेप्टो इस नुकसान को पूरा करने के लिए एड प्लेसमेंट्स का सहारा लेता है। ऐप पर जब भी आपको कोई स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग या बैनर दिखता है तो ब्रांड्स उसके लिए जेप्टो को पे करते हैं। आईपीओ पेपर से पहली बार इस एड बिजनेस का स्केल समझ में आया है। जेप्टो ने एड से फाइनेंशियल ईयर 24 में 49 करोड़ रुपीस, फाइनेंशियल ईयर 25 में 651 करोड़ रुपीस और फाइनेंशियल ईयर 26 में 1636 करोड़ रुपीस कमाए। इंटरेस्टिंगली फाइनेंशियल ईयर 26 में जेप्टो ने जितना पैसा अपनी खुद की एडवर्टाइजिंग पर खर्च किया, उससे ज्यादा उन्होंने दूसरे ब्रांड से एड से कमा लिया। इन सब चीजों को मिलाकर देखें तो फाइनेंशियल ईयर 26 में जेप्टो को हर ऑर्डर पर लगभग 79 रुपीस का लॉस हुआ
जो कि फाइनेंशियल ईयर 25 के 136 रुपीस पर ऑर्डर लॉस के मुकाबले बेहतर है। क्विक कॉमर्स के साथ एक बड़ी स्ट्रक्चरल दिक्कत यह है कि डिलीवरी की यूनिट इकोनॉमिक्स का ऑर्डर साइज के साथ कोई लेना देना नहीं होता। द आर्क के हिसाब से जेप्टो का एवरेज ऑर्डर वैल्यू या बास्केट साइज लगभग 330 रुपीज है, ब्लिंकिट का 525 रुपीज है और इंस्टामार्ट का 700 रुपीज है। अब दिक्कत यह है कि 330 रुपीज का सामान डिलीवर करने में भी डिलीवरी पार्टनर का लगभग उतना ही खर्चा होता है जितना 525 रुपीज के सामान में। लास्ट माइल डिलीवरी का खर्चा ऑर्डर छोटा होने से कम नहीं होता। इस मामले में ब्लिंकिट को इसी कॉस्ट को कवर करने के लिए हर ऑर्डर पर 59% ज्यादा पैसे मिलते हैं। यही वजह है कि हर प्लेयर ने एक मिनिमम ऑर्डर वैल्यू का रूल सेट किया हुआ है। लेकिन जेप्टो का तरीका थोड़ा अलग है। वो कस्टमर से जबरदस्ती ज्यादा खर्चा करवाने के पीछे नहीं है। उनका पूरा फोकस वॉल्यूम पर है। उनका प्लान है कि हर एक डार्क स्टोर से ज्यादा ऑर्डर्स निकाले जाएं। जब एक स्टोर से ऑर्डर्स बढ़ेंगे तो स्टोर का फिक्स्ड कॉस्ट जैसे रेंट हर डिलीवरी पर कम होता जाएगा। इसीलिए वो नए शहरों में भागने की बजाय उन्हीं 40 शहरों में और डीप जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां वो पहले से हैं, ताकि नेबरहुड में स्टोर्स बढ़ाकर पर ऑर्डर कॉस्ट को कम किया जा सके। फाइनेंशियल ईयर 26 के फोर्थ क्वार्टर में जेप्टो का हर डार्क स्टोर ऑन एन एवरेज रोज 2140 ऑर्डर्स प्रोसेस कर रहा था, जो फाइनेंशियल ईयर 24 के 1325 ऑर्डर्स के मुकाबले काफी ज्यादा है। वहीं इंस्टामार्ट के पास लगभग जेप्टो जितने ही डार्क स्टोर्स हैं, पर उनके ऑर्डर्स इसके आधे के बराबर हैं। मतलब जेप्टो अपने स्टोर्स को लगभग दुगनी प्रोडक्टिविटी पर चला रहा है। लेकिन जेप्टो के बिजनेस में एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इसकी इकोनॉमिक्स को असर करता है, और वो है इसका ओनरशिप स्ट्रक्चर। पर इस कहानी की शुरुआत कहीं और से होती है। ज्यादातर क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म मार्केट प्लेस मॉडल पर चलते हैं। इसमें डार्क स्टोर्स के अंदर का माल मर्चेंट पार्टनर्स का होता है और प्लेटफॉर्म सिर्फ कस्टमर को उनसे जोड़ता है। लेकिन ब्लिंकिट इससे आगे निकल चुका है। वो अब डार्क स्टोर्स का सारा स्टॉक खुद खरीदते और ओन करते हैं। इसे इन्वेंट्री लेड मॉडल कहते हैं। जब कंपनी इन्वेंट्री खुद ओन करती है तो वो ब्रांड से सीधा बल्क में प्रोडक्ट्स उठाती है। वो पूरे देश के सारे स्टोर्स के लिए एक बड़ा ऑर्डर प्लेस करती है, जिससे ब्रांड से उसे अच्छा डिस्काउंट मिलता है। इसके साथ ही शेल्फ पर कौन से सामान रहेंगे और कौन से नहीं, इस पर कंपनी का पूरा कंट्रोल होता है। आपको लग सकता है कि इतनी सारी इन्वेंट्री खरीदने के लिए बहुत सारे कैश की जरूरत पड़ती होगी, लेकिन क्यूकॉम में प्रोडक्ट्स इतनी तेजी से बिकते हैं कि पैसा ज्यादा देर तक फंसा नहीं रहता। सुबह जो बिस्किट का पैकेट डार्क स्टोर में आता है वो आमतौर पर शाम तक बिककर डिलीवर भी हो चुका होता है। एक नॉर्मल रिटेलर के मुकाबले जहां सामान हफ्तों तक शेल्फ पर पड़ा रहता है, यहाँ इन्वेंट्री बहुत तेजी से टर्न होता है, इसीलिए वर्किंग कैपिटल ब्लॉक नहीं होता। मगर जेप्टो फिलहाल ऐसा नहीं कर सकता, और इसकी वजह है इंडिया के एफडीआई या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रूल्स। हमारे लॉ के मुताबिक अगर किसी कंपनी में मेजॉरिटी फॉरेन ओनरशिप है तो वो डायरेक्ट रिटेल के लिए इन्वेंट्री ओन नहीं कर सकती। जेप्टो अभी एक फॉरेन ओन्ड और कंट्रोल्ड कंपनी जैसे क्लासिफाइड है। यही वजह है कि मोतीलाल ओसवाल जैसे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स स्टेडीली जेप्टो में अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। जेप्टो जितना ज्यादा डोमेस्टिक ओनरशिप बिल्ड करेगा, वो ब्लिंकिट की तरह ही इन्वेंट्री मॉडल चलाने के लिए उतना ही करीब पहुंचेगा, जिससे उसकी इकोनॉमिक्स काफी बेहतर हो जाएंगी। चलिए अब कंपनी के कैश रिजर्व्स एक्सप्लोर करते हैं। मार्च 2026 तक जेप्टो के पास 5680 करोड़ रुपीस का कैश और लिक्विड इन्वेस्टमेंट था। कंपनी पर कोई डेट नहीं है और ये पूरी तरह से इन्वेस्टर के पैसे से ही चल रही है, जिन्होंने शुरुआत से अभी तक 20,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 5,905 करोड़ रुपीस का लॉस दिख रहा है वो एक्चुअल कैश बर्न नहीं है। इसमें से कुछ एक्सपेंस सिर्फ पेपर पर होते हैं। जैसे जब जेप्टो कोई नया डार्क स्टोर सेटअप करता है तो पैसा एक बार में लगता है, पर अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से उस कॉस्ट को कई सालों में डिवाइड करके दिखाया जाता है। साथ ही एम्प्लॉइज के स्टॉक ऑप्शंस या ई सॉप्स को भी एक्सपेंस माना जाता है, हालांकि उसमें बैंक से कोई कैश बाहर नहीं जाता। अगर इन नॉन कैश एक्सपेंसेस को हटा दे तो जेप्टो का एक्चुअल कैश बर्न लगभग 4,329 करोड़ रुपीस था। इसके अलावा इनका वर्किंग कैपिटल डायनामिक भी इंटरेस्टिंग है। जब आप जेप्टो पर ऑर्डर करते हैं तो आप तुरंत पैसे दे देते हैं, लेकिन जेप्टो को अपने सप्लायर्स और पार्टनर्स को तुरंत पैसा नहीं देना होता। उनका पेमेंट 30 से 60 डेज के गैप में होता है। मार्च 2026 तक जेप्टो ने कस्टमर से पैसे कलेक्ट तो कर लिए थे, पर उन्होंने सप्लायर्स का लगभग 3,725 करोड़ रुपीस अभी तक पे नहीं किया था। दूसरी तरफ अलग अलग ब्रांड्स और पार्टनर्स से जेप्टो को 2,424 करोड़ रुपीस मिलने बाकी थे। अब क्योंकि जेप्टो को जितना पैसा देना है, मतलब इसके पेबल्स उस पैसे से ज्यादा हैं जो इसे मिलने हैं, या इसके रिसीवेबल्स, ये सिचुएशन उनके लिए एक तरह से एक एडवांटेज बन जाती है। कस्टमर पहले पे करता है, सप्लायर्स को पैसे बाद में मिलते हैं।
और इस गैप के चलते जेप्टो के पास हमेशा उसकी जरूरत से थोड़ा ज्यादा कैश हाथ में ही रहता है। तो आपको क्या लगता है, इन फाइनेंशियल्स और ऑपरेशंस के साथ क्या जेप्टो क्यूकॉम इंडस्ट्री में अपनी जगह बना और बचा पाएगा? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।